हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। ये संविधान का 7वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चैनल में जाके वीडियो को देख सकता है। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। संविधान से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा आपका, चाहे किसी का भी पेपर हो। तो वीडियो में आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी और सीएजी जिसे बोलते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक सीएजी की। तो इन सब की हम आज बात करेंगे इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की सदस्यता ले लीजिए। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारा आपको रिवीजन करवाया जाएगा, बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन पेपर में पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन। लिख के रख लीजिए, पेपर में ज़रूर आएगा। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ किया था, ये भी याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरा लाल जेकानिया जी आपके सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार टेट में आया था, पिछली बार सुपर टेट में आया था कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जेकानिया थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री फातिमा बीबी थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, या फिर 65 वर्ष तक। मान लीजिए कोई 63 साल पे मुख्य न्यायाधीश बनता है तो वो सिर्फ 2 साल न्यायाधीश रहेगा। जैसे ही उसकी 65 वर्ष की आयु होगी वो अपने आप वहाँ उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष या उसकी 65 वर्ष आयु तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था तो वाई बी चंद्रचूड़। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था तो वाई बी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ये पॉइंट भी सभी लोग याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी याद रखेंगे। व्यवहारिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय, याद रखेंगे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं की बात कर रहे हैं तो किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होता है। किसी उच्च न्यायालय में या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का वर्णन 214 में याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 124, 2 को आगे कर दो, 1 को बीच में और 4, तो ये उच्च न्यायालय का वर्णन है 214 में, सभी लोग याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का 124 में 25 मार्च 2013 को मेघालय, मणिपुर तथा 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप का हाईकोर्ट अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? मुंबई में है। क्वेश्चन आपका यहाँ से कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा दादर नगर हवेली किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं गोवा किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो मुंबई हाईकोर्ट, सबको याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कलकत्ता, मुंबई, मद्रास
कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग याद रखेंगे। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, राज्यपाल को कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी अभी, तो एक मुख्य होता है और 30 उनके सहायक होते हैं, तो 31 कुल संख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन उच्च न्यायालय की बात करें तो एक तो प्रमुख होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को होता है। राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि कितनी संख्या निश्चित कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं? तो राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है, याद रखेंगे सब लोग। 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, जब तक उसकी न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष नहीं हो जाती तब तक वो अपने पद पर रहता है। आगे देखते हैं, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं देखेंगे तो वह भारत के नागरिक होने चाहिए, वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुके हों, एक या एक से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऐसे व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लायक होता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 बनते ही हैं हमेशा। तो महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी है पूरे किसी भी देश का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन होता है। कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है। पहले महान्यायवादी की बात करें तो MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। आगे देखते हैं, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सभी लोग याद रखेंगे, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बात करेंगे संचित निधि की। संचित निधि की बात करें तो संचित निधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 266 में है, स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण है। अनुसूचित जातियों को SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजातियों को ST बोलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अनुसूचित जातियों को SC और अनुसूचित जनजातियों को ST बोलते हैं। अनुच्छेद 131 की बात करें तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उसका इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 331 में। आगे देखते हैं, विधानसभा में अनुसूचित जातियों का प्रावधान 332 में तथा 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। अब विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यपाल करता है। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में कितने? 2 सदस्य, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे और भी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसे बोलते हैं CAG कैग।
कैग बोलते हैं जिसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। इसकी बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर इसकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती तब तक। कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष पर बनता है तो वो 3 साल ही इस पे अपना कार्य कर सकेगा और वो रिटायर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक वर्तमान में बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में महालेखा नियंत्रक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख इनका वेतन होता है। सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख वेतन होता है। 5 लाख वेतन होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख होता है। आगे देखते हैं सेवानिवृत्त के पश्चात वह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त के पश्चात वह भारत के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो यहाँ तक वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी और ऐसे ही अभी 2 वीडियो और आएंगे संविधान में। ऐसे 9 वीडियो में पूरा संविधान कवर किया गया है। संविधान का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। पिछले वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, चैनल में पड़े हैं। तो चैनल की आई बटन से या फिर चैनल में विजिट करके वीडियो को देख सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सत श्री अकाल, जय हिंद।